संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो भैया आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के समाचार लेकर के आप उनके सामने फिर एक हाजिर हुए हैं। शुरू करबो, ज़्यादा समय नहीं लन, हिंदी में आता हूँ और शुरू करत हूँ। पहला समाचार बूढ़ा तालाब के बारे में आज के पहला समाचार, सॉरी हिंदी में आना है। तो बूढ़ा तालाब आज के समाचार पत्रों में बहुत प्रमुखता से छापा गया। छापे जाने का कारण था बूढ़ा तालाब में चला जाने वाली बोट। अब बोट चलाई जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस बार जो बोट चलाए जाने का फैसला किया गया है वो केरल में जिस तरह से अलपुझा वाला जो हिस्सा है या केरल के बैकवाटर्स लेक में जिस तरह की बोट चलती है वो बोट चलाई जाने वाली है। केरल से इस बोट को मंगाया जा रहा है। ये बोट होती है जिसमें झोपड़ी नुमा घर बना होता है और लाइफ बोट आप कह सकते हैं, जो कि आपको फील देती है कि आप पानी के बीच घर बनाकर रह रहे हैं। लगभग 20 लोगों की बैठने की क्षमता वाली ये बोट होगी और ऐसे और बोट मंगाए जा रहे हैं जो कि 30 लोगों की बैठने की क्षमता हो, पर वो लकड़ी की नहीं होगी। ये जो 20 लोगों की क्षमता वाली है वो लकड़ी की बोट होगी और ये एक नया अनुभव होगा रायपुर वासियों के लिए भी, पूरे छत्तीसगढ़ वालों के भी। अगर आप वहां पहुंचते हैं और उसका आनंद लेते हैं उस सवारी का, तो केरल वाली फीलिंग आपको मिल सकती है। तो ये सब कुछ हो रहा है रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब में। अब बूढ़ा तालाब पे जब बात निकली है तो ये भी जानना है आपको कि एक योजना चल रही है, मैं बार बार इसका जिक्र करता आया हूँ, सरोवर धरोहर योजना, ये उसका हिस्सा है। तो अब धरोहर किसे अगर हम कहते हैं किसी चीज को, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई वो सालों साल से हमारे बीच रही है और हमारे सभ्यता का, संस्कृति का, इतिहास का हिस्सा बन गई है। बूढ़ा तालाब ऐसा ही एक तालाब है जिसका इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो 600 से 700 साल पुराने इतिहास की तरफ हमको जाना पड़ता है। सन 1402 में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसमें बूढ़ा तालाब का जिक्र मिलता है और ये पता चलता है कि ये बूढ़ा तालाब किसी कल्चुरी शासक के समय बनाया गया होगा। हाँ, शासक का नाम कहीं पर भी अलग से मेंशन नहीं है कि किस राजा ने बूढ़ा तालाब बनाया, लेकिन संभवतः माना जाता है कि रायपुर के कल्चुरी राजाओं में से किसी ने इसका निर्माण कराया होगा। वो भी तब जब रायपुर के राजाओं ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके जो पहले खल्लारी हुआ करती थी वहां से बदल करके रायपुर आने का फैसला किया होगा, क्योंकि पुराने किले की दीवार से लगता हुआ ये तालाब है। बूढ़ा तालाब वैसे तो ऐतिहासिक महत्व का है ही, साथ में बाद में जानकारी मिलती है कि राजा भुवनेश्वर देव ने उस तालाब के घाट का निर्माण करवाया था। ये सटीक फैक्ट है और ये तो जानकारी मिलती भी है। इसके अलावा चर्चा ये भी मिलती है, अंग्रेजों के अभिलेख आदि आप पढ़ें तो उनमें बूढ़ा तालाब का जिक्र जरूर करते हैं वो रायपुर की यात्रा के दौरान। और अगर बात करें हम तो मराठों के समय भी बूढ़ा तालाब का बहुत जिक्र हुआ है बार बार उनके अभिलेखों में। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जब कुछ दिन उन्होंने रायपुर में व्यतीत किए थे तो कहते हैं कि वो अक्सर अपना शाम का समय यहीं बिताया करते थे, इसी बूढ़ा तालाब के किनारे। और इसी याद में, इसी सम्मान में विवेकानंद जी की एक मूर्ति बूढ़ा तालाब परिसर में स्थापित की गई और ये मूर्ति जो है वो भी प्रश्न बन के आ चुकी है। बैठी हुई प्रतिमा है ध्यानमग्न आकृति में और जे नेल्सन करके जो मूर्तिकार हैं, कांसे की इस प्रतिमा को उन्होंने बनाया है और ये जो प्रतिमा है वो लगभग 37 फीट ऊंची है और इस पर मौसम आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी अपने आप में विशिष्ट है। इस कारण इसका नाम विवेकानंद सरोवर भी कर दिया जाता है या कह दिया जाता है। तो ये एक सारी जानकारी हो गई जो मैं आपको बता सकता था। तो अब देखें, केरल जैसा बोट हाउस हमारे यहाँ भी चलेगा। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ पर। डॉक्टर आर.के. सिंह, ये नाम अब आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये मेडिकल जो एजुकेशन है उसके डीन या डायरेक्टर के रूप में जाने जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन के नए प्रमुख बन गए हैं डॉक्टर आर.के. सिंह। अब आपको याद होगा कल के समाचार में मैंने डॉक्टर आदिले के बारे में बताया था जिसके ऊपर आरोप लगे और वो आरोप बड़े गंभीर थे, पद से हटा दिया गया और उसी का स्थान डॉक्टर आर.के. सिंह ले रहे हैं। हालांकि अभी आज के समाचार पत्र में ये आया है जानकारी कि जिस महिला ने वो आरोप लगाया था वो गायब है। अब वो गायब किस तरह से हैं, हम कोई रिपब्लिक टीवी या जी न्यूज़ नहीं है जो इस पर विवेचना करें। हम स्टूडेंट हैं और यही पढ़ते हैं हम, तो जानकारी ये रखनी है, डॉक्टर आर.के. सिंह को याद रखना है हमें। फिर बात करते हैं आर.पी. मंडल। तो आर.पी. मंडल जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव। इनका कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। लगभग 1 महीने का कार्यकाल इनका बचा है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल को 6 माह बढ़ाए जाने के लिए एक्सटेंशन किए जाने की मांग की है। अब अगर ये हो जाता है तो हमें छत्तीसगढ़ के नए गृह सचिव का नाम याद नहीं करना पड़ेगा और अगर नहीं होता है तो कौन अभी पद
कार्यकाल पूरा किए, इस तरह का फैक्ट हमको याद करना पड़ेगा। एनी हाउ आपको ये नाम तो याद रखना पड़ेगा। तो आरपी मंडल का नाम याद रखें, मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ राज्य, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से बचने के लिए एक्सटेंशन का आवेदन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। आज ऋषि पंचमी है और ऋषि पंचमी छत्तीसगढ़ अंचल में भादो माह का एक और महत्वपूर्ण पर्व है। भादो माह में सर्वाधिक पर्व है छत्तीसगढ़ में और उसका एक और महत्वपूर्ण पर्व ऋषि पंचमी होता है। ऋषि पंचमी एक समुदाय है जो कि बहुत उत्साह से मनाता है। अब बात करते हैं उस समुदाय की। तो भाई आपको पता है कि जो कान फूंकने की परंपरा है ना छत्तीसगढ़ में, वो एक बड़ा रोचक रिवाज है, जहां आप किसी को गुरु मानते हैं और वो गुरु आपके कान में कोई मंत्र फूंक करके बताते हैं जो कि सिद्ध मंत्र होता है। जैसे सांप पकड़ने वाले होते हैं या जहर उतारने वाले जो लोग होते हैं या फिर झाड़ फूंक करने वाले जो लोग होते हैं, ये इस तरह के गुरु मंत्र आदि का प्रयोग बहुत करते हैं। उनके लिए आज का दिन बहुत विशिष्ट दिन माना जाता है और इसीलिए वो समुदाय ऋषि पंचमी को बड़े उत्साह से सेलिब्रेट करता है। इसके पीछे कहानी जुड़ी हुई है। कहानी तक्षक नाग की है और कहानी धन्वंतरी की है। तो आज धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। कहानी आपको पता ही होगा कि तक्षक नाग और धन्वंतरी के बीच एक कंपटीशन सा हो गया था कि कौन ज्यादा प्रमुख है, जीवन देने वाला या जीवन लेने वाला। तक्षक नाग एक वृक्ष में बार बार अपना विष डाल करके उसे सुखा देते और धन्वंतरी अपने इलाज से उस वृक्ष को जीवित कर देते। ये क्रम चलता रहा और फाइनली तक्षक ने हार मान ली थी। धन्वंतरी की इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। हालांकि तक्षक की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा उड़ीसा से जो लगे हुए बॉर्डर वाले जिले हैं हमारे, जिनमें हम भी आते हैं, रायगढ़ जिला भी, बट ऑफ कोर्स वो आज नुआखाई मनाते हैं। ध्यान रखें, नुआखाई वैसे छत्तीसगढ़ अंचल में तो दशहरा के आसपास मनाया जाता है, लेकिन ये उड़ीसा से जो लगा हुआ जिला है वहां नुआखाई मनाया जाता है आज, जहां धान की बाली जो कि नवीन धान की बाली होती है, वो एक दूसरे घर में भेंट आदि करके जो परिवार समुदाय एक साथ मिल करके नुआखाई पर सेलिब्रेट करता है। ध्यान रखें, ये छत्तीसगढ़ का नहीं, लेकिन उड़ीसा से जो हमारे जिले लगते हैं वहां जरूर सेलिब्रेट किया जाता है। ये कुछ था आपके लिए ऋषि पंचमी के बारे में। अगली न्यूज पर आते हैं और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये एक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है जो दीर्घकालिक प्लान बनाती है, लंबे समय के लिए प्लान बनाती है, उसका हिस्सा है। और इसके अभी उपाध्यक्ष का पद अजय अग्रवाल को दिया गया। कल ये घोषणा हुई, आज नियुक्ति हो गई होगी। और ध्यान ये रखना है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अगर उपाध्यक्ष याद कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम अध्यक्ष को भी याद रखें। तो अध्यक्ष जो है वो भी अजय कुमार है, लेकिन वो सिंह, अजय कुमार सिंह अध्यक्ष है, अजय कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष है। अब जब आपने इतना याद कर लिया तो सचिव भी याद कर लेते हैं ना। तो सचिव जो है वो आलोक शुक्ला है, ये याद रखिएगा। IAS रैंक का अधिकारी होता है ये व्यक्ति, सचिव के पद पर जो बैठा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं रतनपुर के प्रसिद्ध खूटा घाट मेले की। खूटा घाट मेला रतनपुर में यानी बिलासपुर जिले में मनाया जाता है। खूटा घाट बांध तो वैसे अभी चर्चा में रहा ही था। आपके लिए एक प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था रतनपुर में, उसमें वायुसेना के किस चॉपर, किस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स पर वो उत्तर आपको मेंशन करना है। तो रतनपुर में ये मेला लगता है और इस मेले को इस बार अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद भी लोग जुटे और मेले का आयोजन किया। कैसे खत्म करोगे कोरोना यार। तो खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको तो खैर रतनपुर के मेला ये तीजा के दूसरे दिन यानी गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। खैर अब बात करते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की। वैसे तो ये दूसरे कारण से चर्चा में था, सेंट्रल लाइब्रेरी जो बिलासपुर नूतन चौक के पास बन रही है। और ये जो परिसर है वो पूरी तरह से वाईफाई वाला होगा। इसके अलावा इस परिसर में आपको पढ़ने के लिए ई बुक्स तो मिलेंगी, साथ ही उन किताबों की हार्ड कॉपी भी होगी, पूर्णतः वातानुकूलित होगा, ऐसे सारी सुविधाएं होंगी। और ये अपने किस्म में प्रदेश की पहली सेंट्रल लाइब्रेरी बनती 2018 में, लेकिन अब तक बन नहीं सकी है। समाचार इसीलिए बना है। इस पर जो भी रोक आ रही है, लगभग 2 करोड़ रुपए का अभी भी आंकड़ा फंसा हुआ है और इस कारण से ये बन नहीं पाई है और बस इसीलिए समाचार बना। हमको उससे मतलब नहीं, हमको ये जानना है कि सेंट्रल लाइब्रेरी बन कहाँ रही थी। बिलासपुर में बन रही थी और उसकी सुविधाएं मैं आपको बता चुका। तो देखें 4272 वर्ग मीटर में तैयार होगा। ये आंकड़ा जरूरी नहीं है, बस अच्छा लगे इसलिए बता दिया। खैर अब बात करते हैं सपना सोनी जी की। सपना सोनी ये नाम बहुत प्रभावित कर रहा है अभी छत्तीसगढ़ अंचल को भी और साथ साथ पूरे देश को भी। ये शिक्षिका हैं और इस साल राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जो दिया जाएगा 5 सितंबर को, उसमें छत्तीसगढ़ से चयनित होने वाली एकमात्र शिक्षिका है। वैसे तो पूरे भारत में 47 शिक्षक चुने गए, 47 शिक्षक, और उनमें छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक शिक्षिका ने अपना नाम दर्ज कराया। ये गर्व की बात है या शर्म की पता नहीं, लेकिन
अगर हम सपना सोनी जी की नजरिए से देखें तो, और एक छत्तीसगढ़ के व्यक्ति की नजरिए से देखें तो गर्व करते हैं और इनकी उपलब्धि बताते हैं। तो सपना सोनी बहुत इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने के लिए जानी जाती है, भौतिक शास्त्र पढ़ाती है वो, और अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाने के लिए उन्होंने वेबसाइट डेवलप की, उन्होंने साइंस प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको पढ़ाना शुरू किया, और ऐसे ही मजाक मजाक में, खेल खेल में विज्ञान जैसे जटिल विषय को भी आसान बना करके पढ़ाना शुरू किया। उनका संबंध दुर्ग जिले से जेवरा सिरसा की ये शिक्षिका है, और ये सम्मान इतना होने के बाद तो मिलना ही था। जब बाकी के शिक्षक मैं अक्सर देखता हूँ आंदोलन और बाकी सारी चीजों में व्यस्त हैं, ऐसे किसी शिक्षक की जब खबर आती है तो उत्साह बढ़ता है, एक छात्र के नजरिए से सोच करके भी और राज्य के एक नागरिक के नजरिए से भी सोच के। अब बात करते हैं हमर ग्राम सभा। ये एक रेडियो कार्यक्रम है और अक्सर ये प्रकाश आता रहता है और प्रसारित होता रहता है, और इस पर जो है ग्राम सभा से जुड़ी हुई बातें, ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई बातें, ग्राम विकास से जुड़ी हुई बातें बताई जाती हैं। इस बार का जो प्रसारण है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार के प्रसारण में हमारे जो पंचायत मंत्री हैं टीएस सिंहदेव यानी बब्बा, ये लोगों से मुखातिब होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और जो अब तक की विकास योजनाएं हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो अच्छा, मैं इससे पिछले वीडियो में डहरिया जी को बोल गया था पंचायत मंत्री, वो नगर प्रशासन मंत्री है, थोड़ा सुधार लीजिएगा डाटा, ठीक है। मुझे मेरे एक छात्र ने ध्यान दिलाया कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही तो आप और हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने मेरी गलती की तरफ पॉइंट आउट किया। तो अब ये जो है ग्राम पंचायत की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी देंगे, यानी जीपीडीपी शॉर्ट फॉर्म में ये कहा जाता है, इसकी जानकारी देंगे। और ये कार्यक्रम आप चाहे तो सुन सकते हैं, इसलिए क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा जानकारी बढ़ेगा कि ग्राम पंचायत क्या क्या काम कर रही है विकास योजनाओं के लिए। ध्यान रखिए ये जो प्रसारण है वो ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत ग्रामीण विकास संस्थान, ये निमोरा में है, यानी नया रायपुर मार्ग पर स्थित है। जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तो इसी निमोरा में आप जाएंगे और ट्रेनिंग करेंगे भाई, तो निमोरा जान लीजिए। वैसे एक और फैक्ट बता दूं आपको, इसी निमोरा के ठीक सामने आपको पुरखौती मुक्तांगन भी मिलेगा, तो आप शाम को जब ट्रेनिंग से निपटे तो यहाँ जाकर के आनंद ले सकते हैं जगह का, अभनपुर मार्ग पर। खैर, बात करते हैं बेमेतरा की। बेमेतरा राज्य का पहला इफ्को जिला घोषित हुआ है। अब इफ्को है तो एक कंपनी और बीमा कंपनी, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई? ये ऑफिशियल घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग के द्वारा की गई है कि अब ये इफ्को जिला के नाम से जाना जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? बेमेतरा के किसानों को उर्वरक की आपूर्ति, फसलों के खराब हो जाने पर, या दुर्घटना बीमा, आप फसल दुर्घटना बीमा समझ सकते हैं, फसल बीमा, ये सारे लाभ जो है वो इफ्को खुद से प्रोवाइड करेगा आगे बढ़ करके। ये एक बेहतर समाचार निकल के आया, इसलिए ये सब खबर आपसे शेयर की गई। अब बात करते हैं अगला, साइबर मितान योजना। तो आज का ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज, ये बिलासपुर जिला पुलिस शुरू कर रही है। वैसे पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन हम बिलासपुर संभाग पर आते हैं और ध्यान रखते हैं बिलासपुर संभाग से ये शुरू किया जा रहा है, यानी बिलासपुर पुलिस की पहल है। अगर ये सफल होता है तो उम्मीद करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में हो। जैसा कि नाम है साइबर मितान, तो भाई साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, जैसे साइबर ठगी आमतौर पे बहुत चर्चा में है इन दिनों, उससे लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। क्या है, इस तरह के फ्रॉड जो है उनको ट्रेस कर पाना कठिन होता है, तो बेहतर है कि आप सजग रहें और उससे बचें। बस इसीलिए अभियान चलाया जाएगा और नाम रखा गया है साइबर मितान। बिलासपुर पुलिस एसपी जो है वो प्रशांत कुमार इसका शुरुआत कर दिए, कल अनाउंसमेंट किए कि ये शुरू होगा। इसका थीम लाइन रखा गया है, एक कदम सजगता की ओर। ये चीज समझने की जरूरत है कि जब हम इंटरनेट में कोई चीज सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो उसका रिकॉर्ड सब मौजूद रह जाता है और हैकर्स जो होते हैं उसका यूज कर लेते हैं। अब भाई एथिकल हैकिंग हर कोई नहीं करता, तो आप अच्छे हैकर नहीं हैं और आप इस तरह के काम कर रहे हैं, तो फिर आप समझ रहे हैं इनका शिकार हो सकते हैं। तो आप ये चीज जाने समझे और थोड़े सजग रहें। जब भी आप कोई डाटा सर्च करें तो थोड़े सेफ्टी के साथ। और आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, किसी भी एरे गरे ऑफर पे आपको सब्सक्राइब नहीं कर देना, वरना आप शिकार हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का। तो सजग रहिए, यही तो छत्तीसगढ़ की पुलिस भी कोशिश कर रही है। इतना कुछ था आज की न्यूज में। अच्छा, आपको हमारे न्यूज वीडियो से फायदा हो रहा है कि नहीं, मैं कमेंट बॉक्स पे जानना चाहता हूँ। आप क्या है कि बातें बड़े कम करते हैं हमसे और लाइक यार आपके कम रहते हैं, तो भाई कोशिश करें थोड़ा लाइक वाइक बढ़ाएं, थोड़ा कमेंट वमेंट बढ़ाएं, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं और न्यूज लाता रहूंगा। तो मिलेंगे हम। अच्छा, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, प्रचार भी कर दिया। चलिए मिलते हैं।